हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 देखेंगे, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 में 2 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है 140 यानी 140। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिस संख्या के पीछे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 है, या 8 है, ऐसी संख्याएं जिनके पीछे ये सभी संख्याएं आ रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी 2 से। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसमें हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो किस संख्या से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन 140 लिखा हुआ है, 140। तो 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 के पहाड़े में 7 पर 14 आ जाएगा और 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2 के टेबल से ही, 2 के पहाड़े से ही 70 को 35 पर काटेंगे। उसी तरीके से 5 के पहाड़े में 7 पर आता है 35, तो 5 सत्ते 35 लिख देंगे। यहाँ पर 7 एकम 7, और हमारे पास जो है इसका आंसर निकल आएगा। तो आंसर क्या आता है, यदि 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो हम 2 की पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 की घात 2 लगा देंगे, और 5 एक बार है तो 5 को यहाँ लिख देंगे, और 7 एक बार है तो 7 को लिख देंगे। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, और यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 156, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की संख्याएं होती हैं, तो वो सभी किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पीछे क्या है, 6 है, तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 में से जब 14 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1 बच जाएगा, और 1 और 6 16 हो जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16। इसी तरीके से हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 39 पर 78 आ जाएगा, 3 के पहाड़े में 13 पर 39 आ जाएगा, और 13 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो 2 बार आया है, तो 2 की पावर कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। 3 एक बार आया तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। 13 एक बार आया तो 13 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे चलेंगे, जहाँ जिसका यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। तो क्या संख्या है, 3825 यानी 3825। 3825 को जब हम काटेंगे तो हम देखेंगे, पहले हम 2 से करेंगे। 2 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ रहा है, वही संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 2, 2 और 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा तो फिर 1 बच जाएगा, 1 और 5 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। इसी तरीके से इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जब 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 लगा देंगे यहाँ पे आंसर में। फिर 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर भी 2। 17 एक बार आ रहा है तो 17 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 5005। ठीक है, 5005 को अब हम डिवाइड करेंगे। 5005 को 5 से ही भाग दिया जा सकेगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। ठीक है, ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 लिख देंगे, ये 2 जीरो ऐसे ही उतर आएंगी, 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 आएगा, यहाँ बच जाएगा 3, तो 3 और 0 यानी 30 हो गया, तो 7 चौक 28, और उसके बाद वापस 2 बच जाएगा आपका, 2 और 1 21 हो गया, 7 तियाँ 21। इस तरीके से ये 11 से भी भाग हो जाएगा कि 11 एकम 11, और यहाँ पे बच जाएगा 3, और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। तो 13 एकम 13 करके इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्वेश्चन 1 का 5वां पार्ट है 7429 यानी 7429। तो 7429 को हम 17 से भाग देंगे क्योंकि और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 से जब इसे भाग देंगे तो 17 चौक कितना होता है, 68 होता है। 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेंगे, 6 और 2 62 हो गए। 17 तियाँ कितना होता है, 51। 62 में से फिर 51 को घटा देंगे, हमारे पास बचेंगे 11। ठीक है, और 11 यानी 119 हो जाएगा यहाँ पे। 17 सत्ते 119 होता है। इस तरीके से 19 के पहाड़े से 23 पे कट जाएगा 437। फिर 23 किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 23 एकम 23 करके ये कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है।
ठीक है, हमें सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसको चेक भी करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमें इसे चेक भी करना है कि आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके आंसर को देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 26 और 91 यानी 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर कर लेंगे। 26 का फैक्टर जैसे कि मैंने बताया इसके पीछे 6 आ रहा है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा और ये 13 पड़ जाएगा। जैसे 2 एक कम 2 और 2 3 6 यानी कि 2 1 2 और 2 3 6। ऐसे ही ये जो 13 है ये किसी टेबल में नहीं आता, तो 13 एक कम 13 ही इसे कट कर देंगे। उसी तरीके से हम 91 को लेंगे और 7 से इसकी डिवाइड करेंगे, तो ये 13 पर कट हो जाएगा। तो 13 एक कम 13 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। इसके फैक्टरों को नीचे लिख लेंगे। संख्याओं के बीच में से एचसीएफ को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में क्या चीज़ कॉमन है। कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी ऐसी संख्या है जो पहली संख्या में भी आ रही है और दूसरी संख्या में भी आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 13 ऐसा है जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी है और यहाँ पर भी 13 ऐसा है जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ की संख्या होती है उसको हम लिख लेंगे बाकी जो बची हुई संख्या होती है, जैसे 2 है और 7 है, तो 2 गुणा 7 इसको भी लिख लेंगे। तीनों की गुणा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें एक फॉर्मूला लगाना है और इसको चेकआउट भी करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम की पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। फिर दो संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी कि 26 और 91 दोनों की गुणा करेंगे, तो यही आंसर आ रहा है। यानी दोनों संख्याएं जब बराबर आ रही हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक और दो संख्याओं का गुणांक वो दोनों ही जब बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर चेक हो चुका है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 510 और 92 यानी कि 510 एंड 92। ठीक है, सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड करेंगे। 510 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचा यहाँ पे 1 और 2 पंजे 10, तो 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा वापस 1, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरीके से ये इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसके गुणनखंडों को हम सामने लिख देंगे, यानी जो फैक्टर इसके आए हैं उन्हें हम इसके सामने लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों में ही कौन सी संख्या जो है दोनों डिजिट के अंदर गुणनखंड के रूप में हमें दिख रही है। जैसे हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन संख्या होती है वही अक्सर एचसीएफ बनती है। और फिर हम एलसीएम में जाएंगे। जब एलसीएम हमें कैसे निकालना होता है, जो कॉमन डिजिट है उसको हम ले लेंगे, बाकी जो बची हुई सारी डिजिट हैं उन्हें भी ले लेंगे। जैसे मैंने पहले एचसीएफ में जो दो नंबर आया था वो 2 यहाँ पे नीचे लिख लिया, उसके बाद 3 को लिखा, उसके बाद ये 5 और उसके बाद 17। बची हुई संख्या थी 2 और 23, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 और 23। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। ठीक है, 23,460। अब इसके बाद इसको चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम एचसीएफ एलसीएम दोनों की गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 को 92 से हमें गुणा करना है। 510 को जब 92 से गुणा करेंगे तो सेम वही डिजिट आएगी, और जब सेम वही डिजिट आ जाएगी, अब हम क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट है उसे देखेंगे, जिसमें हमें दे रखा है 336 और 54 यानी कि 336 एंड 54। दोनों का ही हमें गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद हम इन गुणनखंडों को नीचे लिखेंगे और जितने भी फैक्टर हमने लिखे हैं, अब हम इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन से फैक्टर जो हैं वो कॉमन है। जैसे 2 है, ये 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा 3, ये 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो एक तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर और एक 3 ले लिया, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे कि जो हमें एचसीएफ में संख्या दे रखी है उसको हम नीचे लिख लेंगे और बाकी जो बची हुई संख्या है उसे भी लिख लेंगे। जैसे ये 2 3 बार है तो 3 बार हम 2 वापस लिख लेंगे। ठीक है, ये 7 है, 7 को हमने लिख लिया। जो ये 3 3 है इसे भी यहाँ पर लिख लेंगे और सबकी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या हमारे पास आएगी वो एलसीएम है। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे। एचसीएफ है हमारा 6 और एलसीएम हमारा 3024। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18,144 यानी 18,144। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। अगर दो संख्याओं का गुणनफल सेम निकल कर आता है, इसका मतलब जो है हमारी जो जांच होनी थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। सेम आंसर आने पर हमें पता चल जाएगा कि जो हमने हल निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है
और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जब हम 12 के गुणनखंड देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ठीक है, इसी तरीके से 3 पंजे 15, इसी तरीके से 21 का हो जाएगा 3 सते 21। अब आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी कि ये एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो उसके बाद में हमने इसमें एचसीएफ 3 बन गया। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है कि 3 जो एचसीएफ है उसे भी हम एलसीएम में लिखेंगे। बाकी जो बची हुई डिजिट होती हैं, जैसे 2 गुणा 2 है तो इसे भी हमने लिख लिया, 5 बचा था यहाँ पे इसे भी लिख लिया, 7 यहाँ बचा था इसे भी लिख लिया। अब सबकी जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा। ये 420 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, 17, 23, 29, जो कि आपको देखते ही पता चल रहा है कि 17 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन एक टेबल में ये तीनों ही आते हैं। वो टेबल किसका है, एक का। एक के पहाड़े में 17 भी आता है, एक के पहाड़े में 23 भी आता है, एक के पहाड़े में 29 भी आता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, तीनों डिजिट को हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा 11,339, यानी कि 11,339 इसका आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट भी देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25, यानी 8, 9 एंड 25। तो 8 का जब हम फैक्टर देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरीके से 9 का है 3 3 जा 9, 25 का है 5 5 जा 25। ठीक है, अब एचसीएफ हम निकालेंगे तो देखेंगे हम तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो हम वापस वही करेंगे कि तीनों ही एक के पहाड़े में तो आते ही आते हैं, तो हम यहाँ पे एचसीएफ 1 लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम लिखते टाइम 2 3 बार है तो 2 को 3 बार लिख देंगे, 3 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिख देंगे, 5 2 बार है तो 5 को 2 बार लिख देंगे। उसके बाद इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1800। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306, 357 बराबर 9, यानी कि ये दो जो संख्याएं हैं इन दोनों का एचसीएफ है 9। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आपको मैंने दिखाया हुआ है, सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का 9 है। उसके बाद हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, जो 2 डिजिट हमें दे रखी है उसका हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है। इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों ही तरीके से आपको समझा रही हूँ। तो दोनों संख्याओं का हम गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल निकालने के बाद में यानी उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद 9 से उसे डिवाइड कर देंगे। 9 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे इस संख्या को, जिन बच्चों को इस तरीके से काटना ना आ रहा हो वो क्या करें कि 9 से इसे भाग दे लें। ठीक है, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 22,338, यानी कि 22,338। ठीक है, एलसीएम ये निकल कर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। 4 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी पेपर में भी आते हैं, आपके फर्स्ट टर्म के यूटी में भी आएंगे, आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी आएंगे, यहाँ तक कि फाइनल टर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और आप इसे समझ भी लें अच्छी तरह। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।